नमस्कार दोस्तों। अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर बात करते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन पार्ट 4। हमने 3 पार्ट पहले पढ़ लिए, आज का पार्ट रहेगा 4 नंबर। जो बच्चा पिछले पार्टों में नहीं देखा है वो जाकर अवश्य देखें। सबसे पहला क्वेश्चन, सफर का फीज क्या है? सफर का फीज किसे कहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये मरुस्थलीय इलाकों में छोटी झाड़ियाँ या ऊंचे घास के मैदान के झुंड के चारों ओर बनते हैं, यानी ये बालू स्तूपों का निर्माण होता है। कैसे? छोटी झाड़ियों के आसपास या ऊंचे घास के झुंड के चारों ओर बनते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में लगभग सभी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सफर का फीज ये हो गया, यानी झाड़ियों के पास बना बालू स्तूपों को हम सफर का फीज कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, नेब का क्या है? यानी नेब का किसे कहते हैं? झाड़ियों के पीछे निर्मित बालू का स्तूपों को नेबगा कहते हैं। यानी झाड़ियों के पीछे निर्मित जो बालू का स्तूपों का निर्माण होता है उन्हें हम नेबगा कहते हैं। फिर अगला, नेटवर्क बालू का स्तूप। इस वीडियो में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे कि सर हमने पहले ये नहीं सुना है, लेकिन ये नाम है मरुस्थल में जो अलग अलग दोहरे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं उन्हीं के बारे में। फिर नेटवर्क बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप राजस्थान के उत्तरी पूर्वी यानी उत्तरी और पूर्वी थार मरुस्थल के हनुमानगढ़ से लेकर कहाँ तक? हिसार भिवानी तक इनका विस्तार देखा जाता है। कहाँ तक है? हनुमानगढ़ से लेकर हिसार भिवानी तक इनका विस्तार देखा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? नेटवर्क बालू का स्तूप। फिर वजादा क्या है? क्या है वजादा? मरुस्थल में जिस पर्वतीय क्षेत्र के नीचे यानी पर्वतीय क्षेत्र के नीचे निम्न भूमि वाला क्षेत्र जहाँ पर्वतीय जल आकर समाप्त हो जाता है, यानी जहाँ पर ढाल होने के कारण जो पर्वत का जो पानी आता है वो आकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है, वहाँ पर निम्न भूमि वाला क्षेत्र है उन्हें वजादा कहते हैं। यानी वजादा पर्वतीय क्षेत्र के नीचे निम्न भूमि वाला क्षेत्र को जहाँ पर पर्वतीय जल आकर समाप्त हो जाता है उन्हें हम वजादा कहते हैं। फिर अगला, पलाया क्या है? यानी क्या है पलाया? खारे पानी की बड़ी झीलों को पलाया कहते हैं। यानी खारे पानी को जो इकट्ठा आते हैं, जो झीलों का निर्माण करते हैं उन्हें हम पलाया कहते हैं। और वायु के अपर्दन और निर्मित बड़े गड्ढे में जल बढ़ने के कारण, भूमि की लवणता के कारण इनका जल खारा हो जाता है। यानी निर्मित बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उनमें जल बढ़ने के कारण ये खारे जल का निर्माण हो जाता है, यानी ये खारे जल इकट्ठा हो जाता है, यानी ये बड़ी झीलों का निर्माण हो जाता है, उन्हें हम पलाया कहते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ढाड, ढाड किसे कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान के थार के मरुस्थल में वायु द्वारा निर्मित झीलें, यानी वायु द्वारा निर्मित झीलें हो जाती है, जैसे हम उसमें जल इकट्ठा हो जाता है, उन्हें हम ढाड कहते हैं। ये क्वेश्चन है, पलाया है, रन है, टाट है, ढाड है, ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में बहुत सी किताबों में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो कि कुछ किताबों में दिया हुआ है लेकिन बहुत सी ऐसी कुछ किताबें उसमें नहीं दिया हुआ है। यानी इसमें ढाड है, पलाया है, रन है, टाट है, ये पलियाल ब्राह्मण खड़ीन है, ये उनके बारे में नहीं दिया हुआ था, इसलिए ये क्लास उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट जो बच्चा तैयारी कर रहा है आने वाली भर्तियों के लिए, उनके लिए महत्वपूर्ण है। और जो पशु परिचर है, राजस्थान पुलिस है, ये भर्तियां हैं उनके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, रन या टाट किसे कहते हैं? हमने पलाया पढ़ लिया, ढाड पढ़ लिया, अब उनके बारे में बाद में क्या है? रन या टाट। ठीक है। बालू का स्तूपों के मध्य छोटे छोटे गड्ढों में वर्षा का जल भर जाता है, यानी बालू का स्तूप निर्माण होने के बाद छोटे छोटे गड्ढों के बीच में जल भर जाता है, मिट्टी की लवणता से ये खारा तो हो जाता है और छोटे छोटे गड्ढों में दलदल क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें हम स्थानीय भाषा में रन या टाट कहते हैं। एक टाट हम स्थानीय भाषा में या मारवाड़ी भाषा में हम बकरी को भी कहते हैं, वो अलग है। ये रन या टाट अलग है, ये पानी की होती है, वो एक पशु का नाम है। ठीक है, ये याद रखना, रन या टाट। यानी छोटे छोटे गड्ढों में वर्षा का जल भर जाता है, उन्हें हम रन या टाट कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक रन कहाँ है? यानी रन या टाट सर्वाधिक कहाँ है? तो जैसलमेर जिले में। ठीक है। कन्नौड़, ब्रह्मसर, भाखरी, पोखरण, लवा, बाप, थोब, रिडाणा, ताल छापर, पड़ियारा, ये क्या है? ये किन के नाम है? तो ये किन के नाम है? तो ये रन या टाट के नाम है। कन्नौड़ है, ब्रह्मसर है, भाखरी है, पोखरण है, लवा है, बाप है, थोब है, रेडाना है और ताल छापर, पड़ियारा। ठीक है, ये क्या है? जो छोटे छोटे गड्ढों में जल भर जाता है और फिर इन्हें हम क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? रन या टाट कहते हैं। ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन, मरहो क्या है? यानी मरहो क्या है? मर्रो पोखर के जल के सूख जाने के बाद जो बचे उपजाऊ मिट्टी को हम मर्रो कहते हैं। ठीक है, यानी जल एकत्रित है, जो वहां का जल सूख जाने के बाद जो उपजाऊ मिट्टी है उसे हम मर्रो कहते हैं। ठीक है। खड़ीन, खड़ीन क्या है? पोखर का जल सूख जाने के बाद उपजाऊ मिट्टी में की जाने वाली कृषि। यानी खड़ीन एकत्रित पानी का स्थान है, वहां पर जो सूख जाता है और उपजाऊ मिट्टी होती है उनमें हम कृषि करते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। और खड़ीन का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया। और यहाँ पर कृषि की जाती है, यानी उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पर कृषि की जाती है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन कृषि कहाँ होती है? यानी खड़ीनों का निर्माण जैसलमेर में अधिक है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया। और कृषि कहाँ पर होती है सर्वाधिक खड़ीन कृषि? तो होती है जैसलमेर में। ठीक है। खड़ीन का प्रारंभ किसने किया, कब किया? खड़ीन का प्रारंभ पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया और 15वीं शताब्दी में किया गया। ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोलसन क्या है? बोलसन क्या है? ये मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों से घिरा और इसके मध्य जल इकट्ठा होने वाली बनी झीलें बोलसन कहलाती है। यानी पर्वतों के चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है और मध्य जहाँ पर जल इकट्ठा हो जाता है उसे हम बोलसन कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए तो सबसे पहले ये सांबर झील है ना, जो जयपुर वाली है, सांबर झील, ये बोलसन का एक उदाहरण है। यानी इसके चारों ओर पर्वत है जिसके बीच में इकट्ठा जल है, इसे बोलसन कहते हैं। ये क्रेटर का निर्माण होने के बाद में झील का निर्माण हुआ था। इस किसका उदाहरण है सांबर झील? ये बोलसन का, याद रखना। लघु मरुस्थल क्या है? लघु मरुस्थल बीकानेर से कच्छ तक का भाग, यानी बीकानेर जिले से लेकर कच्छ गुजरात तक का जो बीच का भाग है उसे हम लघु मरुस्थल कहते हैं। ठीक है। फिर अगला भंगुलिया। भंगुलिया हमारे स्थानीय भाषा में भंगोलिया नहीं कहते हैं, भंगोलिया। उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? भंबुलिया। छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर, यानी छोटा सा एक क्षेत्र हो तो उनमें वायु का एक भंवर उत्पन्न होता है। ठीक है, उन्हें हम भंबुलिया कहते हैं। ठीक है। थली, थली क्या है? लोनी नदी के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तर पूर्वी ऊंचे भाग को थली कहते हैं। ये थाली नहीं है, थली है। क्या है? थली। लोनी नदी के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तर पूर्वी ऊंचे भाग को हम थली कहते हैं। ठीक है। फिर अगला तली, थली हो गया। अब इसके बाद में तली, मरुस्थलीय प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित नीचे भाग को, यानी मरुस्थलीय प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित नीचे भाग को तली कहते हैं। और लोनी नदी के उत्तर में मरुस्थलीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी ऊंचे भाग को थली कहते हैं, यानी थली कहते हैं। याद रखना, थली और तली दोनों अलग अलग है। वो तो है लोनी नदी के उत्तर पूर्वी भाग में, और तली ये मरुस्थलीय प्रदेश में दक्षिण पश्चिम में नीचे भाग और वो ऊंचा भाग। ठीक है। मगरा क्या है? मगरा अरावली से अलग अवशिष्ट पहाड़ियां, अरावली से अलग अवशिष्ट पहाड़ियां, उसे हम मगरा कहते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, पीवना क्या है? पीवना सभी जानते हैं, पीवना एक जहरीला सांप है। कहते हैं कि ये किसी को डसता नहीं है, लेकिन उसका जो खून है उसे पीता है, डसता नहीं है। ये सबसे जहरीला है और ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। ठीक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल कितना है? यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भाग है? तो ये है 9% भाग। कितना प्रतिशत भाग है? 9% भाग अरावली पर्वतीय प्रदेश का। ठीक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है या पाई जाती है? क्षेत्रफल तो कितना है? 9%। और जनसंख्या कितनी है? 10%। ठीक है। यानी क्षेत्रफल तो कितना हुआ? 9% और जनसंख्या हुई 10%। फिर अगला, अरावली का कुल विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितनी दूरी है? अरावली का कुल विस्तार पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है, ये याद रखना, रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन तक ये इसकी दूरी है। लगभग कितनी दूरी है? 692 किलोमीटर। ठीक है। और ये राजस्थान में पूछे तो 550 किलोमीटर, लगभग 79.80 के समथिंग, यानी 80% ये राजस्थान में पाई जाती है। चलो अगले हम ये भी क्वेश्चन आएगा, उनके बारे में बात करते हैं। राजस्थान में अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? खेड़ब्रह्म गुजरात की सीमा से लेकर खेतड़ी
नीम का थाना। खेतड़ी पहले झुंझुनू में आया करती थी, जब नए जिले बने तब ये नीम का थाना जिला बनाने के बाद में ये नीम का थाना में आ जाती है खेतड़ी। ठीक है, याद रखना खेतड़ी कहाँ है, नीम का थाना में, न कि झुंझुनू में, याद रखना। अब इसका विस्तार कितना हुआ, खेड़ब्रह्म गुजरात सीमा से लेकर खेतड़ी नीम का थाना तक। राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, यानी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, तो 550 किलोमीटर, यानी 80% राजस्थान में अरावली की सीमा है। ठीक है, यानी 692 कुल है, उनमें से 550 राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 930 मीटर। यदि अरावली की एवरेज हम ऊंचाई देखें तो वो कितनी है, 930 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। अरावली का मुख्य विस्तार किन किन जिलों में है, यानी अरावली का विस्तार उदयपुर में है, सिरोही में है, राजसमंद में है, अजमेर में है, सीकर में है, झुंझुनू में है, जयपुर में है और दौसा अलवर में। कितने जिले हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितने जिलों में, 9 जिलों में ये नाम है, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा अलवर। अब फिर बात आती है जिले के पुनर्गठन के बाद में कौन कौन से जिलों में इसके अंश हैं, तो ब्यावर अजमेर से ही अलग हुआ, डीडवाना कुचामन ये नागौर से हुआ। ठीक है, इसमें पूरी भाग में दूदू का उत्तरी भाग जयपुर, नीम का थाना है, कोटपुतली वह रोड है, खेरतल तिचारा है, ये इसमें भी अरावली का विस्तार है। ये पुनर्गठन के बाद में नए जिले बने उनके अनुसार बताया है, ये याद रखना। ये भी कौन कौन से हो गए, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर। डीडवाना कुचामन का पूरी भाग, दूदू का उत्तरी भाग, नीम का थाना, कोटपुतली बाय रोड, खेरतल तिचारा का यहाँ पर अरावली का विस्तार पाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये नए जिले भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला भाग कौन सा है, यानी अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से भाग में, यानी उत्तरी, मध्य, पूर्वी, कौन से भाग में है, देखते हैं, दक्षिण पश्चिमी भाग में। ठीक है, कौन से भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में। फिर अगला क्वेश्चन, अरावली का न्यूनतम विस्तार, यानी अरावली का न्यूनतम विस्तार तो मध्य भाग में है, यानी अरावली का न्यूनतम विस्तार है वाला भाग कौन सा है, तो मध्य भाग। अगला क्वेश्चन, अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला, यानी अरावली सर्वाधिक कौन से जिले में विस्तृत है, यानी ज्यादा फैली हुई है, वो जिला है उदयपुर। कौन से जिले में, उदयपुर जिले में। अरावली का न्यूनतम विस्तार, ये विस्तार है, विस्तार नहीं है, तो वो है अजमेर जिले में। कौन से जिले में, अजमेर में। फिर अगला, अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट, यानी अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, वो है गुरु शिखर 1722 मीटर। कुछ किताबों में 1727 भी दिया हुआ है, लेकिन माने 1722 मीटर ही जाएगा। यदि दोनों ऑप्शन हो तब 222 1722 ही है, लेकिन कुछ किताबों में 1727 भी दिया हुआ है, लेकिन हमें 1722 याद रखना है। अरावली का न्यूनतम पॉइंट कौन सा है, तो कौन सा है, पुष्कर घाटी। कौन सा पॉइंट है, पुष्कर घाटी। फिर अगला, जो बच्चा इस चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करें संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल, और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, जहाँ पर ये वीडियो की PDF है वहाँ पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी कौन सा चैनल है, टेलीग्राम पर भी संदीप ऑनलाइन एजुकेशन, और यूट्यूब पर संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।